हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज आपकी सीडीपी की क्लास 2 है ये, ठीक है। और इसकी क्लास 1 जो है कल हुई थी, सॉरी कल नहीं परसों हुई थी। कल आपकी मैथ्स पेपर 2 की क्लास थी, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज में हम जो है क्लासेस कर रहे हैं। एक दिन मैथ्स पेपर 2 के करेंगे और एक दिन जो है सीडीपी पेपर 2, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है सीडीपी पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आपके, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 का जो लेवल रहता है 6 to 8 का, यानी थोड़ा सा लेवल अप रहता है क्वेश्चंस का पेपर 1 के कंपेरिजन में। और सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, सेम चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। बस थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा आपका अपर रहता है। इसीलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिए पेपर 1 के क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पेपर 2 पेपर 1 दोनों की प्रिपरेशन होने वाली है। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं 2 फरवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे 30 क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। और इससे प्रीवियस वीडियो जो क्लास 1 थी उसमें हमने 20 अगस्त 2023 में जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन किए थे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट या क्लासेस के लिए आप जो है चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को या फिर इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्नेहा कौन है? एक लड़की है, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसका कद यानी कि जिसकी लंबाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ जो है उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है। यानी कि एक अलमीरा है, उसके हैंडल तक उसका हाथ नहीं पहुंचता था लेकिन अब पहुंच जाता है क्योंकि वो लंबी हो गई है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी को क्या कर सकती है, खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को क्या कहते हैं? तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारी वृद्धि और दूसरा होता है हमारा विकास, ठीक है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो जब भी हमारी बॉडी यानी कि जब भी हमारे शरीर के किसी भाग में कुछ परिवर्तन आता है तो हम उसको कहते हैं वृद्धि, ठीक है। और विकास का मतलब होता है जब भी हमारी विकास से मतलब है हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज होना, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट होना। लाइक हम पहले सोचते थे कि हम जो है किसी के साथ जो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी सोच का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब हमें ये लगता है कि जब हम खुद चीज़ों को शेयर करेंगे तो लोग भी हमारी चीज़ों को लोग दूसरे भी हमारी अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करेंगे और हमारी जो है हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक बच्चे की विकास की दर यानी कि हर बच्चे की विकास की दर कैसी होती है, आपको चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है। तो गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें भूमिका नहीं निभाता है, बिल्कुल गलत। देखिए अगर आप जो है बच्चे के पैदा होने के बाद अगर आप उसको प्रॉपर जो है फूड नहीं दोगे, प्रॉपर उसको दूध नहीं दोगे तो क्या उसकी वृद्धि यानी उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे की जो विकास होता है उसमें हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और हमारा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट दोनों ही क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिक लड़ाई में परिवार की भूमिका क्या होती है? ये 4 ऑप्शंस में से आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक स्कूल से मतलब मेरा वही है 6 to 8, ठीक है। पेपर 2 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो माध्यमिक स्कूल से यहाँ पर वही मतलब होता है 6 to 8 क्लास के बच्चों से, ठीक है। तो बच्चों के सामाजिक लड़ में परिवार की भूमिका, सामाजिक लड़ में आपको इससे पहले ही बता चुकी हूँ। समाज में रहकर हम समाज की चीज़ों को सीखते हैं, समाज में रहकर समाज के लिए कुछ चीज़ों को करते हैं, वही सब हमारा क्या होता है, सामाजिक लड़ होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो माध्यमिक स्कूल होता है उसमें बच्चों के सामाजिक लड़ में परिवार की भूमिका अनावश्यक हो जाती है, बिल्कुल गलत। प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में कम हो जाती है। क्या पहले आपके पेरेंट्स जो आपको चीज़ें सिखाते थे अब नहीं सिखाते हैं? हमारे पेरेंट्स तो हमें लाइफ टाइम हम अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली से चीज़ें सीखते हैं और उनके लिए करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में बढ़ जाती है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जितनी ही रहती है, जैसा हम पहले थे वैसा ही हम आज भी अपनी फैमिली में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण वाला। तो कथन क्या कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि उनके द्वारा दिया गया यह विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क क्या कह रहा है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कथन है वो सही है। यहाँ पर जीन पियाजे की क्या है, ये एक आलोचना है कि उनके द्वारा वो ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं सक्रिय प्राणी हैं, ठीक है, उसकी आलोचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि बच्चे जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे जो है निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं सूचना को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा आपका, गतिविधि। गतिविधि का मतलब है यहाँ पर कि बच्चे खुद ही करके जो है चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अभी भी अब जो क्वेश्चन आया था उसी से रिलेटेड है ये कुछ। जब जीन पियाजे थे उनका कहना ये था कि बच्चे जो है अपने ज्ञान की जो रचना है स्वयं करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक सक्रिय प्राणी हैं बच्चे, ठीक है, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन जीन प्याजे की थ्योरी से पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, ये थ्योरीज हैं। और देखिए एक वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए हुए थे सीडीपी में, तो आप उस वीडियो को वॉच कर लेना। वहाँ पर मैंने जो है आपको एक वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं सीडीपी के। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपके सीडीपी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? 4 स्टेजेस बताई थी इन्होंने, 4 अवस्थाएं बताई थी इनकी थ्योरी की। SPCF, एस से आपका सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक अवस्था। P से आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। C से आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट ही आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इन अवस्थाओं में एक बच्चा जो है किस तरीके से किस अवस्था में क्या करता है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे इसी को देख लीजिए, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा मिलन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने माइंड में जो है थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपर लेवल पर जो थिंकिंग होती है ना, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही आती है। और ये अवस्था कितने से कितने तक होती है, ये भी आपको इनकी एजेस भी याद रखनी है। 0 से 2 होती है, ये 2 से 7 होती है, 2 से 7 वर्ष की उम्र तक। यहाँ पर बच्चा जो है 7 से 11 साल का होता है, ये आपकी 11 से ऊपर की होती है, ठीक है। और देखिए संवेदी चालक अवस्था में बच्चे अपनी सेंसरी यानी कि अपने जो सेंस होते हैं, आँख नाक कान, ठीक है, इनके थ्रू जो है चीज़ों को सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच यानी कि रिफ्लेक्ट थिंकिंग बच्चा इसमें नहीं कर पाता है, वो किस में होती है, औपचारिक में होती है। मूर्त समस्याओं पर जो तर्क होता है वो बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। तो इन्हीं के जो है इन्होंने 6 चरण दिए थे। तो उत्तर पारंपरिक जो नैतिकता है उसी में ये जो है बच्चा जो है ये जो है बच्चे की सबसे ऊपरी नैतिकता होती है। इसमें बच्चे में काफ़ी समझ बढ़ जाती है सही और गलत को समझने की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस थ्योरी को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को, जो टीचर है उनको बच्चों को क्या प्रदान करना चाहिए? पाठ प्रदान करना चाहिए, अनुकूल सुनिश्चित करना चाहिए, इनाम देना चाहिए यानी रिवॉर्ड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों तो आपके बिल्कुल कैंसिल हो गए। हमें बच्चों को कभी भी रिवॉर्ड के लिए नहीं पढ़ाना है और ना ही उनको पनिशमेंट देना है, ठीक है। इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाड़ प्रदान करना चाहिए। पाड़ का मतलब यहाँ पर देखिए आप इंग्लिश वर्ड याद रख लेना, स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं जिसको हम। इसका मतलब है किसी को हेल्प करना यानी कि मदद करनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो टीचर ने क्या किया, आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, तो आप जो है उसको अच्छे से अब याद कर पा रहे हैं, यानी कि टीचर ने आपको क्या कर दिया, थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चे अगर अर्थपूर्ण यानी कि एक मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं तो उसमें जो है जो शिक्षक है, टीचर है, उसको बच्चों को क्या करना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग सीखने के लिए उनको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, पाठ प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लास क्या होती है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में देखिए इसी तरीके से अगर आप ये इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आप जो है आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा हो जाता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। ओनली कुछ थ्योरीज जो है आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे वाइगोत्स्की की होगी, प्याजे की होगी, कोहलबर्ग की, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, कौन सी स्टेज में क्या है, कौन सी स्टेज कौन कितने ईयर में होती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, खुद करता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त करता, सक्रिय रूप से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये गलत है। रट कर, देखिए रटना वर्ड जब भी आपको दिखाई दे जाए तो वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होता। शिक्षार्थी रट कर के ज्ञान को ग्रहण करता है, बिल्कुल गलत। अनुकरण यानी कि कॉपी करके सीखता है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यहाँ प्रगतिशील कक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है, जिन लोगों ने कल क्लास की होगी उनको पता होगा कि ऐसी क्लास जहाँ पर जो है बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है। और प्रगतिशील कक्षा का यहाँ पर मतलब है छात्र केंद्रित शिक्षा, यानी कि जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, जहाँ पर जो है बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, वो हमारी प्रोग्रेसिव क्लास होती है, प्रगतिशील कक्षा होती है। ये कथन तर्क वाला है। कथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि के मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल गलत। IQ को मेज़र करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को कभी भी, ठीक है। और तर्क क्या है, बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं, यानी कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है भविष्यवाणी कर सकती हैं। यानी कि अगर हमने किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि मान लीजिए IQ निकाल लिया, ठीक है, IQ का भी एक लेवल होता है, जैसे कि 90 to 110 जो अगर इतना आता है तो बच्चा जो है सामान्य बुद्धि का होता है, ठीक है। और आपका जो है
140 है उससे ऊपर की अगर IQ लेवल है आपका, तो आप जो है एक प्रतिभाशाली यानी कि एक टैलेंटेड स्टूडेंट में आते हैं। तो ये बुद्धि के चैप्टर में आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्या कह रहे हैं कि सटीकता से, तो देखिए कोई भी टेस्ट आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो आपका एक्यूरेसी के साथ भविष्यवाणी कर सके, ठीक है। तो ये एक्यूरेट यहाँ से आपको भविष्यवाणी नहीं पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कथन है वो भी गलत है, आपका तर्क भी गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, A और R दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन व्यक्तियों में लय, तार, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आई होप कि इसका आप सभी ने आंसर करेक्ट कर दिया होगा। तो देखिए लय, ताल, स्वर यहाँ से आपको पता चला होगा संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, संगीत में बुद्धि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो बुद्धि इसकी ये इतनी सारी बुद्धियों के बारे में, लगभग 8 बुद्धि के बारे में किसने बताया था, तो वो थे हमारे हॉवर्ड गार्डनर, जिन्होंने अलग अलग बुद्धियों के बारे में बताया था, ठीक है। अब जैसे शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि जो है वो किसमें पाई जाती है, तो शारीरिक गति जैसे कि एथलेटिक्स वाले जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, ठीक है। भाषाई बुद्धि यानी कि जो भाषा में काफ़ी अच्छे होते हैं, कवि वगैरह मान लीजिए, स्वामी विवेकानंद मान लीजिए, है ना। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक ये 2 होती हैं। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है दूसरों को समझने की बुद्धि, ठीक है, और अंतरावैयक्तिक का मतलब होता है खुद को समझने की बुद्धि, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, ठीक है। तो इसको याद रखना, अगर रा आ जाता है तो फिर खुद को समझने की, अंतर्वैयक्तिक है तो दूसरों को समझने वाली बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या करती है ये आपको बताना है। अधिगम यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसमें निरर्थक है, यानी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, तो बिल्कुल गलत है ये। अधिगम की प्रक्रिया का अवरोध करती है, यानी कि उसको रोकती है लर्निंग को। भाषा आप बताइए, खुद सोचिए कि लैंग्वेज जो है क्या करती है, क्या हमारी लर्निंग में जो है एक बाधा डालती है, बिल्कुल गलत। चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, बिल्कुल गलत। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के अवसर प्रदान करके अधिगम यानी कि लर्निंग को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, सुसाध्य बनाती है, यानी कि भाषा के माध्यम से जो है हम अच्छे से जो है क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। हम भाषा के थ्रू ही तो सीखते हैं चीज़ों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका तात्पर्य क्या है। तो जो हम जैसे कि समाज ने बना रखा है कि महिलाओं को ये काम करना है, पुरुषों को यही काम करना है, इसके अलावा महिलाएं ये काम नहीं करेंगी, पुरुष ये काम नहीं करेंगे, है ना। ऐसा बोला जाता है ना कि लड़कियां ही सिर्फ खाना बनाएंगी, लड़के खाने नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये चीज़ किसने तय की है, ये चीज़ आप खुद बताइए, ये चीज़ किसने तय की है, हमारे समाज से, सोसाइटी ने तय की है, जबकि ऐसा नहीं है। बॉयज़ भी खाना बना सकते हैं, गर्ल्स भी बाहर जाकर जॉब कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन है आपका आकलन यानी कि असेसमेंट, यानी असेसमेंट क्या करता है। देखिए सबसे पहले तो आप चाहें तो जो नेगेटिव होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया कीजिए, जैसे कि बच्चों के नामीकरण और वर्गीकृत करने के लिए अच्छी रणनीति है। तो देखिए जो आकलन होता है, आकलन का मतलब क्या है, बच्चों से फीडबैक लेना, यानी बच्चे कितना सीख रहे हैं उनका असेसमेंट करना, है ना। तो यहाँ पर उनको वर्गीकृत नहीं किया जा रहा, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बच्चों को प्रतिस्पर्धा की भावना, कॉम्पिटिशन की भावना उनके अंदर क्रिएट करना, तो ये कॉम्पिटिशन वर्ड भी आपका नेगेटिव होता है, कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और चिंता उत्पन्न करना चाहिए, तो बच्चों में टेंशन और चिंता आपको उत्पन्न नहीं करनी है। तो ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बचा। आकलन क्या करता है, हमारी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होता है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलती है। क्यों, क्योंकि आपने मान लीजिए आज कुछ सिखाया बच्चों को, ठीक है, आप उसके बाद उनका असेसमेंट करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, उसके बाद जो है उनका रिजल्ट कैसा रहा, तो इससे आपको भी पता चलेगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कहाँ पर कमी है। तो आप उस चीज़ को, आपको भी अपनी कमी पता चलेगी और जो लर्निंग टीचिंग की जो प्रोसेस चल रही है उसको हम बेहतर बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन से मतलब है आपका CCE, जिसकी फुल फॉर्म होती है, आपकी पूछी गई है, याद रखना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या होता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो आपका अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम जो है आपकी इवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे पता चलता रहता है कि आपकी लर्निंग का जो फीडबैक मिलता रहता है और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को सुधारा जाता है। जबकि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है, आपके बिल्कुल साल के एंड में जो है आपको ग्रेड वगैरह दी जाती है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। केवल ओनली, देखिए ओनली वर्ड आ गया, ये आपका हो ही नहीं सकता। ओनली किसी एक चीज़ पर फोकस करने के लिए बोला जाए तो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं हो सकता। केवल पेपर पेंसिल, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इंक्लूशन जो होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, समावेश शिक्षा क्या कहती है कि हमारे लिए जो है हर बच्चा क्या है, समान है, हर बच्चे को जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें क्या लिखा, कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है आपको, ठीक है। जो समावेशी के बारे में गलत कहा गया है उसको ढूंढना है। तो समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, ये तो सही है। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, ये भी सही है। यह समावेशन व प्रयोजन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है, ये भी सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूल पर केंद्रित है, तो बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको बताया कि सभी बच्चों की जरूरतों पर
ध्यान देता है, ना कि किसी एक खास वर्ग के व्यक्ति पर। तो यही हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा था इसलिए ये गलत है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको जो है मूवमेंट में यानी कि चलने फिरने में जो है सहायता करेगा, वो कौन सी तकनीकी होगी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको चलने में प्रॉब्लम है, तो उसको चलने में सहायता करने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण यूज़ करना चाहिए उसे, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, उसको स्टिक यानी कि छड़ी की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए इनमें से कौन सा इफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव हमें ढूंढना है। कक्षा में कम प्रतिबिंदात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, ठीक है, यानी कि बच्चों पर जो है रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना, तो ये तो हमें सही है, ठीक है। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को उठाना, ये भी सही है। ऐसी कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है उनके सीखने में, तो आप उसको हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना, ये तो सबसे बेस्ट है, कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से समझाना, है ना। विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। तो देखिए बच्चों को हमें कभी भी सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण अलग नहीं करना है, अलग अलग नहीं बिठाना है। मैंने आपको कल भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, इससे बच्चों में हीन भावना पैदा होती है, तो यही हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका, रचनात्मकता क्या है, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होती है, आपको खुद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता है जो मौलिक हो, कुछ न्यू बनाना है, ठीक है, कुछ ओरिजिनल चीज़ बनाना। जैसे कि कुछ कार्ड्स वगैरह पड़े होते हैं हमारे घर में, तो हम उसके थ्रू जो है कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना लेते हैं, उसका कुछ जो है पेन बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, फोटो फ्रेम वगैरह बना लेते हैं। तो ये हमारी खुद की ओरिजिनल चीज़ होती है, कुछ नया हमने बनाया, तो इसी को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। बाकी अगर आप और को देखते हो तो अंकों के अनुक्रमों को याद करना, किसी चीज़ को याद करना क्रिएटिविटी है क्या। अभिसारी सोच, देखिए 2 प्रकार की थिंकिंग होती है, अभिसारी और अपसारी, ठीक है, यानी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो किसी एक ही आंसर पर टिकी रहती है, ठीक है, किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचना। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि बताइए कि पानी को बचाने के कितने तरीके हैं, तो आप सिर्फ एक ही तरीका सोच करके जो है रह जाए। लेकिन अपसारी सोच क्या होती है कि आप पानी को सेव करने के लिए, पानी को बचाने के लिए, ठीक है, आप क्या करें, बहुत सारे तरीकों को लेकर के रखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, और वही हमारी जो है बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। बिल्कुल सही कथन लग रहा है यहाँ पर। टीचर जो है बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो डिस्कस कर सकें आपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तर्क क्या है इसका, अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है, यानी कि अगर आप दूसरों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं तो आपकी लर्निंग कैसी होती है, मीनिंगफुल होती है, अर्थपूर्ण होती है, आप अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही हैं और जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर यानी कि छात्र केंद्रित जो दृष्टिकोण है वो क्या है, इनमें से वो आपको बताना है। तो वे विधियां जहां सीखने में विद्यार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आप यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए छात्र केंद्रित क्लास या छात्र केंद्रित कुछ भी आपसे आ जाए तो उसका मतलब यही होता है कि जहाँ बच्चे एक्टिव होते हैं, जब बच्चे अपने हाथों से कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम यानी कि लर्निंग आगे आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। तो यही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो लर्निंग होता है उसमें समाज का कंट्रीब्यूशन होता है, समाज का अपना योगदान होता है। कैसे होता है, तो देखिए हम लर्निंग जो है अपनी सोसाइटी से भी कुछ सीखते हैं, अपने टीचर्स से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित कराने का क्या क्रम होना चाहिए, यानी कि बच्चों को आप कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनमें से कौन सा क्रम जो है फॉलो करेंगे। अज्ञात से ज्ञात, यानी कि उनको पता नहीं हो कोई चीज़, उससे ज्ञात बिल्कुल गलत। आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना जो है सही माना जाता है, यानी कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। उच्च क्रम से निम्न क्रम गलत, आपको पहले छोटा क्रम देखना है, उसके बाद बड़े क्रम पे जाना है। अमूर्त से मूर्त बिल्कुल गलत, यहाँ पर आपको मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, यानी कि मूर्त का मतलब होता है ऐसी चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करना चाहिए जिनके बारे में बच्चों को पता है, जिनके बारे में वो देख करके सोच सकते हैं। अमूर्त का मतलब है कि जो चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में सोचना, ठीक है। सरल से जटिल, तो यही हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप किसी नई चीज़ को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका सरल से जटिल होना चाहिए, यानी कि पहले ईजी चीज़ों को बताइए, उसके बाद जो है टफ चीज़ों को बताइए। नेक्स्ट है आपका, समकालीन शिक्षा की नीतियाँ, जैसे नई शिक्षा नीति 2022 का प्रस्ताव है कि अधिगम होना चाहिए, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग को कैसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुभवात्मक, यानी कि एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, यानी कि बच्चे जो है खुद से उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें, खुद से उन चीज़ों को करके देखें, उनका खुद का एक्सपीरियंस हो, ऐसी लर्निंग उनकी होनी चाहिए। स्मरण आधारित, यानी कि लर्न करना, रटना, ये सब नहीं कहा गया है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। परीक्षा उन्मुख, यानी कि आपकी जो है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में मौलिक रूप से खोज व चिंतन को बढ़ावा देना क्या करता है, वो आपको बताना है। अब बच्चों को जो है आप ओरिजिनली बच्चे थिंक कर पा रहे हैं, किसी चीज़ की एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, खोज कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे बच्चे क्या कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कल बताया था 2 प्रकार का मोटिवेशन होता है। एक हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, दूसरा हम जो है बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। बाहरी रूप से कब होंगे, जब हमें कोई पुरस्कार देगा, जब हमें कोई पनिशमेंट देगा, ठीक है। हमें कोई पनिशमेंट देगा, चल चल इसके पैर छू, ठीक है, तो नहीं तो तेरी पिटाई होगी, ठीक है। मम्मी बोलती है ना इनसे नमस्ते करो नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी, तो सजा दे करके चीज़ों को करवाना। तो ये बाहरी रूप से मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, यानी कि किसी की कॉपी को आप जो किसी की कॉपी करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो ना, आनंददायक सीखने का माहौल बनाकर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब उनको उस तरीके का माहौल दिखाई देगा, ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिखाई देगा, तो बच्चे खुद से मोटिवेट होंगे किसी चीज़ को करने के लिए। तो ये रहे आपके आज के 2 फरवरी 2023 में पूछे जाने वाले CDP पेपर 2 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।